बैन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने गुरुवार तड़के पूरे केरल में पीएफआई के नेताओं के 56 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने बताया कि प्रतिबंधित होने के बाद पीएफआई अन्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से संपर्क में था, जिसके जरिए फंड जुटाने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक किसी दूसरे नाम पर पीएफआई को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि आज की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई जो पीएफआई के ओवरग्राउंड वर्कर थे। बता दें कि एनआईए ने सितंबर से अब तक केरल में 5वीं बार छापेमारी को अंजाम दिया। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक देश भर में केरल में ही पीएफआई के सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो पिछली बड़ी कार्रवाइयों के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। ये वही बयान है जिसके बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि एफआईआर शिवमोग्गा शहर के कोटे पुलिस थाने में दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक पुलिस ने शिकायतकर्ता तहसीन पूनावाला को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि तहसीन पूनावाला ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित ईश निंदा वाले भाषण के संबंध में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूनावाला ने सोशल मीडिया के जरिए शिवमोग्गा के पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार से शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में कोटे पुलिस स्टेशन द्वारा पूनावाला को पूछताछ में शामिल होने के लिए ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को शिवमोग्गा शहर में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष के घर का दौरा किया था, जिसे हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मार डाला गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समारोह में बोलते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषण दिया। गौरतलब है कि उन्होंने लोगों से लब जिहाद का करारा जवाब देने को कहा था। भारतीय दवा कंपनी के बनाए गए कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में करीब 18 बच्चों की मौत होने की खबर मिल रही है। उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि एक भारतीय दवा कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा बनाया गया खांसी का सिरप लेने से उज्बेकिस्तान में करीब 18 बच्चों की मौत हो गई। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत में बने कफ सिरप लेने से उनके देश में 18 बच्चों की मौत हो गई। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में ये जानकारी दी। साथ ही मंत्रालय का दावा है कि बच्चों ने भारत की कंपनी मैरियन बायोटेक के डॉगबन मैक्स सिरप का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि मौतें समरकंद शहर में हुई। मंत्रालय ने कहा कि अब तक सांस की गंभीर बीमारी वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉगबन मैक्स सिरप लेने की वजह से हुई। जांच में पाया गया कि मृत बच्चों ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले इस दवा को 2 से 7 दिनों के लिए दिन में 3 से 4 बार लिया था। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इस घटना पर डीएच के सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के समक्ष एक फाइल रखी गई थी, जो रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में फार्मास्यूटिकल विभाग के भी प्रमुख है। बता दें कि नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक ने भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि अक्टूबर में WHO ने 4 खांसी की दवाइयों के नमूने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि खांसी की दवा डाइथेनेल गाइकोल और इथिलीन गाइकोल इंसान के लिए जहर की तरह है। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारत में बनने वाले कफ सिरप से 60 से अधिक बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेड इन इंडिया कफ सिरप बेहद जानलेवा है। पहले गाम्बिया में इसे पीने से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों को इस सिरप ने मौत के घाट उतार दिया। मोदी सरकार को इन दवाइयों कंपनियों पर तुरंत कंट्रोल करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए वेकेशन पर निकल चुके हैं। आए दिन सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पर स्पॉट कर ही लिया जाता है। इस बीच कॉमेडियन कपिल शर्मा भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकल चुके हैं। इस बार वेकेशन के लिए उन्होंने पहाड़ों को चुना है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर उन्होंने अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी है। कपिल शर्मा की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है जहां वो बैठे हैं, उनके ठीक पीछे पहाड़ों का नजारा देखा जा रहा है। बता दें, तस्वीरें शूटिंग के दौरान ली गई हैं। फोटोज में कपिल ने ब्लैक वुलन कैप के साथ ऑलिव कलर की हुडी पहनी है। उन्होंने अपने लुक को डार्क सनग्लासेस और ग्रे शूज से एसेसरीज किया। इसके साथ कपिल के कैप्शन में लिखा,
#माउंटेन्स, #माउंट्स लवर, #हिमाचल और शूटिंग। बता दें कपिल और गिन्नी ने 12 दिसंबर 2018 को जलंधर में शादी की थी। वे दिसंबर 2019 में एक बेटी अनायरा शर्मा के माता पिता बने। 2021 में कपिल और गिन्नी बेटे त्रिशान के भी पेरेंट्स बने। जानकारी के लिए बता दें दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, जहां दोनों स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे। कपिल शर्मा ने गिन्नी को नशे की हालत में प्रपोज किया था। बीकानेर लैंड डील केस में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है और ये दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से बीजेपी निराश है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी के शासन के दौरान फरवरी 2007 में बीकानेर जिले के गजनेर गाँव में हरिराम और नाथाराम को जमीन आवंटित की गई थी। 5 तथ्य बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, जमीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं, नाथाराम और हरिराम को बीजेपी की सरकार ने अलॉट की थी। मोदी जी बताइए आपने क्यों की थी? बीजेपी बताइए आपने ये जमीन क्यों अलॉट की थी? आप ही कह रहे हैं कि वो दोनों आदमी फर्जी थे, तो बीजेपी के कौन से नेता उस फर्जीवाड़े में शामिल थे और मोदी जी और नड्डा जी उस फर्जीवाड़े में उन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करके कब कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वाड्रा को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने या स्काईलाइट ने कोई वो जमीन जब खरीदी तो वो 3 साल बाद, वो भी जब वो बिक गई थी, एक आदमी को अलॉट की, उसके नाम जमाबंदी हुई, दूसरे आदमी को रजिस्टर्ड सेल डीड हुआ, उसके नाम जमाबंदी हुई, उसके 3 साल बाद उन्होंने बाजार भाव पे वो खरीद ली। अब वो जमीन भी कैंसिल हो गई, जमीन भी चली गई, जमीन का कब्जा भी सरकार के पास हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? जिसके कोई मायने नहीं। तो इसलिए विक्टिम यहां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वाड्रा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2014 में बीजेपी की सरकार थी। 26 अगस्त 2014 को बीकानेर में 4 एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में ना तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और ना ही रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। और 13 के बाद फिर आपकी सरकार थी 5 साल। कांग्रेस की तो 8 से 13 के बीच में ही थी, 14 के बाद फिर आपकी सरकार थी। एफआईआर भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, चार्जशीट भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, सप्लीमेंट्री चालान भी आपकी सरकार में दर्ज हुआ। तो फिर रॉबर्ट वाड्रा जी का या स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कोई नाम तो है नहीं, कहीं उनका नाम ही नहीं है, ना एक्यूज्ड के तौर पर है, ना गवाह के तौर पर है, ना कहीं और है, इसलिए कि वो तो फाइनल विक्टिम वही है। रणदीप सुरजेवाला ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने जो एफआईआर लॉन्च की है उस पर आज तक कोई चालान नहीं हो सका है, और ईडी ने जो फर्जी ईसीआईआर दर्ज की आज तक उसमें भी कोई चालान पेश नहीं किया। 2015 से 2022 तक तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सर 8वां साल है। तो मोदी जी कोई अगर कसूर था तो आप चालान पेश कर देते। अंत में रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब 2-3 कागज भेज देते हैं। बीजेपी पर वार करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि वो लोग भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में सभी प्रकार के अड़ंगे डालने और बाधाओं को दूर करने के लिए जी जान से दौड़ रहे हैं। कोरोना वायरस ने चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में फिर से हाहाकार मचा हुआ है, जिसको देखते हुए भारत सरकार अलर्ट नजर आ रही है। इसी को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल कराया गया ताकि तैयारियां और खामियों की समीक्षा की जा सके। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में मॉक ड्रिल कराया गया। वहीं सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने विश्व में हालात को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है।
उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगर खतरे की स्थिति पैदा होती है तो अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए तैयार रहे। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि अन्य अस्पताल भी तैयार रहे। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है। सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.